एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो जब सिक्का 3 बार उछलता है तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। ठीक है, तो 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर परिणाम कौन कौन से बनते हैं वो पहले बता ही दो उसे। तो परिणाम बनाने के लिए कैसे बोला था मैंने आपको? पहले क्या करना है? 2 सिक्कों को उछालना है। ठीक है, तो क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। फिर दोबारा यही लिखने दे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। पहले 4 के आगे क्या लगाना है? हेड। ठीक है, और इसके आगे क्या लगाना है? टेल। तो कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, उछालने पर कुल परिणाम इतने हुए, कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 8 हुई। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है कि प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ये लिख दिया हमने, 8 परिणाम हुए। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि तीनों एक जैसे आने चाहिए, तो तीनों एक जैसे आने का मतलब क्या है? या तो क्या आएगा? तीनों की तीनों क्या आएंगे? हेड आएंगे, चित आएगा, या फिर तीनों की तीनों क्या आएंगी? टेल आएंगे। तो तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि अर्थात 3 चित या फिर 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ठीक है, तो हनीफ खेल में कब जीतेगा? तो हनीफ खेल जीतेगा कब? यदि क्या हो? 3 पट या 3 चित आए, यही होगा। ठीक है, आगे करना क्या है? अन्यथा वह हार जाएगा। अगर ये नहीं आए तो फिर वो क्या करेगा? हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो घटना को क्या माना जाए? जीत माना जाए या हार माना जाए? जीत निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो माना घटना ई, माना घटना क्या? हनीफ के, और हनीफ कब जीतेगा? हनीफ कब जीतेगा? तो यानी कि वो लेते हैं क्या कि 3 चित या 3 पट आने की घटना, आने की। तो अनुकूल परिणाम कौन है? कौन कौन से? हेड 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 और टेल टेल और टेल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 2 बटे में कितना? 8। कितना हुआ? 1 बटे में कितना हुआ? 4। लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं है। हमें तो क्या कहा है उसने? हनीफ के हारने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हनीफ के हारने के मतलब क्या आएगा? ई नहीं। ई नहीं का मतलब क्या कहोगे? पहले हनीफ के हारने की, हनीफ के हारने की घटना हो जाएगी फिर ये। ठीक है, तो हम जानते हैं फिर क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर में क्या होना चाहिए? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना? 1 माइनस में कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकाला है? 1 बटे में कितना? 4। लघुत्तम कितना आएगा? तो 4 में से 1 कितना? 3 बटे में कितना? 4। ठीक है, इतना बड़ा अगर समझ में नहीं आता तो फिर क्या कहेंगे कि हनीफ हारने का, हनीफ कब हारेगा? सीधा इसको ये मान लेते हैं, सीधा यहाँ पर मान सकते हैं कि माना घटना ही हनीफ के हारने के। तो हनीफ कब हारेगा? जब 3 चित या 3 पट ना आए। तो 3 चित या 3 पट के छोड़ के बाकी सारे परिणाम आप यहाँ पर लिख देना। तो कितने परिणाम बनेंगे? 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो हनीफ के हारने की कितनी आ जाएगी? 6 बटे में कितना? 8। काटोगे तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो वही 3 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे किसी तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है,
क्योंकि 10वीं तक तो इतने ज़्यादा परिणाम होते नहीं हैं, तो आपको समस्या आती नहीं। लेकिन जब +1 और +2 में जाओगे तो परिणाम बहुत सारे हो जाते हैं, हज़ारों परिणाम हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। सब भी तो ऐसे चल जाएगा ना? हाँ, अभी ऐसे चल जाएगा, डायरेक्ट चल सकता है कि हनीफ माना घटना ही हनीफ के हारने की घटना, तो हनीफ के हारने हाथा कब है? जब 3 चित या 3 पट प्राप्त ना, ठीक है, ना ही चित 3 चित और ना ही 3 पट, तो फिर उसे परिणाम क्या मिलेंगे? तो हारने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? बाकी जो 6 परिणाम रह गए वो हारने के अनुकूल परिणाम है। लेकिन उलझना मत, खराब मत करना इस सवाल को, ठीक है। अगला क्या है? 24वां क्या है? एक पासे को, तो एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे? ठीक है, तो कुल परिणाम 36 के 36 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, सिर्फ क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36। मांगा क्या है? 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, ना तो पहली बार आना चाहिए ना दूसरी बार आना चाहिए। इसी का सेकंड पार्ट क्या है? 5 कम से कम एक बार आएगा। चलो सोच के बताओ, पहले ये बताओ कि 5 कम से कम एक बार आएगा तो इसमें परिणाम कौन कौन से आएंगे? कम से कम एक बार आएगा। 5, हाँ, और क्या लिखा है? 5 देख लेना। तो पहले इसको छोड़ दूं, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 5 1 क्या आ सकता है? और ठीक है, कितने परिणाम हुए? मुझे 11 दिखाई दे रहे हैं। सर जी 5 5 मैंने 2 बार लिख दिया, तो इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं। आगे समझ में क्या आया? सवाल समझ में क्या? ये 5 कम से कम एक बार होना चाहिए। तो 5 अगर एक बार होगा तो या तो पहली डाइस पे आएगा, पहले पासे पे आएगा, या फिर क्या आएगा? दूसरे पासे। तो यहाँ पर तो क्या है? पहले पासे पे आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है? दूसरे पासे पे आया है। लेकिन एक ऐसा परिणाम है जो दोनों में साझा हो गया, तो उस परिणाम को तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक बार उसे क्या कर देंगे? गायब कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो संख्या 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ठीक है, तो ये पहले ये ना होने से पहले सीधा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट पहले आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर बाद में आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि क्या, यहाँ से शुरुआत करेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36। तो क्या चाहिए? 5 कम से कम एक बार आने के परिणाम कौन से हैं? 5 कम से कम एक बार आने के परिणाम, तो ये उसको दिखा देना, ये रहे परिणाम, ठीक है। तो क्या आएगा? संख्या 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 11। इसका उल्टा क्या होता है? 25। 5 नहीं आने, 5 एक बार आएगा।
इसका नहीं, मेरे को इसका उल्टा बताना है कि संख्या 5 कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार है। अच्छा 5 आ कितनी बार सकता था? क्या क्या ऑप्शन थे उसके पास? 5 के पास क्या क्या ऑप्शन थे? 5 कितनी बार आ सकता था? 2 बार है। 2 बार आ सकता था। और 2 500 को उछालने पर 3 बार आ जाएगा। तो 5 कितनी बार आ सकता था? 2 बार लिख लिया। और 1 बार लिख लिया। और 0 बार, यही हो सकता था ना। इसने क्या मांगा कि 5 कम से कम 1 बार तो इसने मांग लिया, तो इसमें 1 बार वाला परिणाम भी आ गया, 2 बार वाला भी आया। तो कौन सा नहीं आया? तो जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी 5 शून्य रहेगा, यही रहेगा ना। ठीक है, तो संख्या 5 एक बार भी ना आने के परिणाम कितने हो जाएंगे? ऐसे 0 हो जाएंगे। 25 हो जाएगा। 25 तो कुल परिणाम कितने थे? 5 कम से कम 1 बार आने के परिणाम कितने हो गए? 11। तो इसके पास बचे कितने? 25 25 ही बचे हैं, लेकिन बचे कैसे हैं? क्या कुल परिणाम कितने थे? 36। उसमें से ये तो आ चुके हैं इधर, तो इसके पास क्या बचेगा? 36 माइनस में कितना? 11। तो कितना आएगा? 25। ये फ्यूचर में चला जाता है, यानी कि जो 5 मिनट बाद बात होनी होती है ना, उसका आंसर पहले ही दे देता है। तब इसने 25 बोल दिया था। ठीक है, आगे समझ में गया ये सवाल? तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ 5 से ही जुड़ा हो। यहाँ पे क्या होता, अगर 4 होता तो भी कितने होते परिणाम? संख्या 4 कम से कम 1 बार आने के परिणाम 1 3 कहां से हो जाएगा? जब मैं संख्या 4 मांग रहा हूं यही बनेंगे, लेकिन वो क्या रहेगा? 4 आ जाएगा यहाँ पर। 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 6 4, यही होगा ना। आगे समझ में गया ये? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे संख्या 5 लिखी है, चाहे 1 2 3 4 या 6 कुछ भी लिख रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक कम से कम 1 बार आने के परिणाम क्या बनेंगे? 11। और सीधा ही ये लिखा होता, सिर्फ ये नहीं आएगा, फिर क्या बनेंगे? 10 बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? 10। तो ये 1 बार के परिणाम है। अगर ये पूछ ले कि 5 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए, तो उसके परिणाम कितने हैं? उसका तो एक ही परिणाम है, कितना है? 5 5। ठीक है, तो सवाल को देखना है कि सवाल पूछना क्या चाहता है। तो कम से कम, तो आपको ये सोचना है कि 5 आ कितनी बार सकता है। तो 5 0 बार आ सकता है, 5 1 बार आ सकता है, 5 2 बार। इसको कौन से मिलेंगे? इसको 1 बार वाले भी मिलेंगे और 2 बार वाले। तो 1 बार वाले ये थे और 2 बार वाला सिर्फ ये था। ठीक है, तो इसको क्या नहीं मिला? 0 बार, यानी कि 5 1 बार भी नहीं आया। तो वो क्या करना होता है कि कुल कितने हैं? 36। इनके हिस्से में कितने आए हैं? 11। तो हमारे हिस्से में रह कितने गए? तो 36 माइनस में 11 कितने रह गए? 25। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। क्या पूछा था? तो 5, इसको घटना नाम दे देना, माना घटना ई। माना घटना ई क्या? संख्या 5 1 भी बार ना आने के परिणाम। कितना हुआ? 25। कितने हुए? 25। तो क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है ई की। कितना आएगा? 25 बटे में कितना आएगा? 36। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इधर सेकंड पार्ट पे चलना है। इसके बाद में उसका फिर नया ही नाम दे देना घटना का। ठीक है, माना घटना, माना घटना एफ। क्या? कि संख्या 5 कम से कम 1 बार आने के परिणाम, तो वो कितने हो जाएंगे? 11। कितने हो जाएंगे? 11। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 11 बटे में कितना हो जाएगा? 36। आगे समझ में गया ये? वरना किया क्या जा सकता था कि इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी पड़ती है। पहले तो ये परिणाम आए थे ना 11, 25 तो बाद में आया है। तो 11 परिणाम आए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11 बटे 36।
तो ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, यही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो फिर वो फार्मूला भी लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल को गड़बड़ कर रखा है कि जो मुश्किल है वो पहले डाल रखा है, जो आसान है वो बाद में डाल रखा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका पहले अटेम्प्ट होता है। सर वो इसमें लिखना पड़ेगा पहले पार्ट में ये। हाँ, ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये सारा हिसाब किताब उसे बता देना। टेबल नहीं, टेबल नहीं लिखनी। टेबल में तो 36 परिणाम क्यों लिखे हम? जो हमें 5 कम से कम एक बार चाहिए ना, वो लिख दो। तो वो कितने हुए, 11 परिणाम हुए। ठीक है, या पहले 12 लिखना, 12 लिखने के बाद में इसको मिटाओगे आप। ठीक है, क्यों मिटाओगे, उसका कारण दोगे कि 5 पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्या रहेगा, 12 - 1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 11 परिणाम हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 11 बटे में कितना हो जाएगा, 36। सर 5 ना आने के लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा। 5 तो वो 25 क्यों बनाएंगे फिर? वो मैंने इसकी सहायता ले ली ना, इसकी सहायता ले ली तब मैंने 25 निकाल दिया, वरना मेरे को 25 के 25 लिखने पड़ते। 11 एक बार तो कुल परिणाम 36 लिखता, फिर 11 इसको देता, 25 इसको देता। ठीक है, तो वो अलग अलग रहता। तो ध्यान रखना, इसमें कुल परिणाम 36 हैं। पहले ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट हल करने की बजाय हम क्या करेंगे, पहले उसको सारा समझा देंगे कि 5 कम से कम एक बार आने के परिणाम कितने हैं, ये हैं, ये कितने हैं, 11 हैं। तो 5 एक बार भी ना आने के परिणाम कितने हैं, 36 माइनस में कितना, 11 कितना, 25। उसके बाद में पहले वाले को घटना ई का नाम दे देना, दूसरे वाले को घटना एफ का नाम देना, दोनों अलग अलग निकाल देना। एक बार 11 बटा 36 आ जाएगा, एक बार 25 बटे 36। 25वां सवाल क्या है, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, सही क्यों है, गलत क्यों है, उसका कारण भी देना है। तो पहला पार्ट क्या है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ये कहता है कि परिणाम क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं। या तो ये कहता है कि 2 चित्त आते हैं, या ये कहता है कि 2 पट आते हैं, या फिर ये कहता है कि 1 चित्त और 1 पट। ये कितने परिणाम हुए, जबकि हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो परिणाम कितने आते हैं। तो इसकी बात सही माने या हमारी बात सही है, इसकी बात सही क्यों नहीं है। इसने एक बार मुझे क्या कहते हैं, तेल ऐड को ना, इनको भी अलग करना चाहिए था सर जी, इनको जोड़ दिया, 1 जीत और 1 पट को। है तो वो जो हम परिणाम लिखते हैं कि हेड टेल या टेल हेड, उसका असल में मतलब तो यही है, कितना कि 1 चित्त है और 1 क्या है, पट है। भी एक बार हेड आया और एक बार क्या है, टेल आया। लेकिन जब 2 सिक्कों को अलग अलग उछाला जाता है तो इस पे हेड आना और इस पे टेल आना, या फिर इस पर हेड आना और इस पर टेल आना, ये दोनों के दोनों परिणाम क्या है, अलग है। पर उसने एक लिया, उसने क्या माना है, एक ही परिणाम माना है। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रायिकता क्या होनी चाहिए, सभी की 1/3 होनी चाहिए। इसने तो कुल परिणाम कितने निकाले हैं, 3। तो कहता है इसकी प्रायिकता भी 1/3, इसकी प्रायिकता भी 1/3, इसकी प्रायिकता भी 1/3। तो सही है या गलत है। तो यह तर्क इसने तो दे ही दिया, लेकिन वो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो यह तर्क असत्य है, कारण देना पड़ेगा। कारण क्या देंगे, कारण वही है, कौन सा, 2 सिक्कों को छानने पर 4 परिणाम। क्योंकि 1 चित्त और 1 पट के परिणाम के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, हेड टेल, टेल हेड, कितने हैं, 2 परिणाम हैं। कितने परिणाम हैं, तो इसलिए कुल परिणाम 3 न होकर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, हेड टेल, टेल हेड और टेल। ठीक है।
एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम क्या, या तो एक विषम या फिर एक सम संख्या। तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो विषम संख्याएं कितनी होती हैं? विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1। और सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 3 बटे में कितना? 6। सम संख्या की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 3 बटे में कितना? 6। कितना आया? क्या ये दोनों समप्रायिक हैं? तो ये कहता है कि पासे को जब फेंका जाता है तो संभावित परिणाम क्या होते हैं? सम संख्या होती है या फिर क्या होती है? विषम संख्या। जबकि आपको मैंने क्या बताया, क्या होती है? अभाज्य संख्या भी होती है ना। लेकिन अभाज्य का उल्टा क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य और अभाज्य तो आपस में वहां पर जाके जुड़ेंगे और उनमें भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं भाज्य भी नहीं होती, सभी संख्याएं अभाज्य भी नहीं होती। कुछ संख्याएं ऐसी है जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य। तो वहां पर तो उनका आपस में कंपटीशन होता नहीं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है वो। लेकिन ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। अगर ये दोनों आमने सामने खड़े हो गए तो संख्याओं को एक हिस्से में जाना ही जाना पड़ेगा, चाहे वो सम संख्या में जाए चाहे वो विषम। इनसे अलग नहीं रह सकती वो। आगे समझ में क्या? तो इसलिए अगर पासे को फेंका जाता है तो परिणाम अगर हम क्या माना गया है? सम संख्या और क्या माना गया है? विषम संख्या। तो इन दोनों की प्रायिकता क्या आएगी? 1/2 ही आएगी। क्यों? इसमें भी परिणामों की संख्या कितनी है? 3। इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। तो इसकी प्रायिकता भी 3/6, इसकी प्रायिकता भी 3/6। तो दोनों की प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। तो लिख देना कि यह तर्क सत्य है। सत्य क्यों है? ये सारा कारण आप उसे दे सकते हो। ठीक है, आगे समझ में क्या ये?